हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 4 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हाउ इज द मार्केट डिमांड कर्व एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। बच्चों आई होप साथ साथ आप अकाउंटेंसी के लेक्चर्स भी देख रहे हो। क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 के अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स, एंटायर पोर्शन विल बी अपलोडेड ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं बच्चों, डू गो एंड चेक आउट दोज प्लेलिस्ट एंड मेक द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ देखने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। पहले लेक्चर्स में बच्चों हमने दो इंपॉर्टेंट लॉ स्टडी किए थे, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। बच्चों अगर किसी ने अभी तक वो लॉस नहीं स्टडी किए हैं, डोंट मेक दिस मिस्टेक, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं दोनों भी लॉज बच्चों, और आज हम उसी तरह से थर्ड लॉ देखने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 निकालिए, डू सिट विद योर पेन पेंसिल हाइलाइटर एंड वी आर गोइंग टू रीड लॉ ऑफ सप्लाई। लेट अस सी। इंट्रोडक्शन। The law of supply is a fundamental principle of economic theory like law of demand. It was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. तो देखिए बच्चों सेम चीज यहाँ पे भी है, एल्फ्रेड मार्शल ने ही ये भी लॉ दिया है, सेम बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 1890। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके सारे लॉज कवर हो जाते हैं, राइट? सो आपको ये याद रखना है बच्चों, ऑलराइट? देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया यहाँ पे। ओके, द लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। Other things being constant, okay, every statement will begin with this. मतलब बाकी सारी चीजें जब constant रहेंगी तो क्या होगा? Higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. Now this is very very logical. Try to understand from the point of view of a supplier or a producer. किसी भी सेल प्रोड्यूसर को अपना जो मुनाफा है वो मैक्सिमाइज करना होता है, तो ऑब्वियसली जब प्राइसेस ज्यादा होंगी, व्हेन प्राइसेस आर हायर, he is going to supply more quantity of that particular commodity. और अगर प्राइसेस लोअर है तो ऑब्वियसली द कमोडिटी का क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो भी लेस हो जाएगा। सो हायर प्राइस हायर क्वांटिटी, लोअर प्राइस लेस क्वांटिटी, राइट? आगे, इन सिंपल वर्ड्स, other factors remaining constant, a rise in price results in a rise in the quantity supplied and vice versa. Thus, how is the relationship? Thus, the relationship between price and quantity supplied is direct. देखिए बच्चों, जब हम सप्लाई की बात करते हैं, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, राइट? और जब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई, राइट? तो इसका ये मतलब होता है जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, सो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट था लॉ ऑफ डिमांड में। प्राइस एंड क्वांटिटी वो इनवर्सली रिलेटेड, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ओके, बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स इन लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में वी आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, तो हमें हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने हैं, इसीलिए अगर प्राइस बढ़ेगी तो लॉजिकली हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ना ही चाहिए। बच्चों यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड
एकदम सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है, रोजमर्रा के जिंदगी में हम यही देखते हैं, बस आपको इसे इकोनॉमिक टर्म्स में लिखना है। ओके, रट्टा नहीं मारना है बच्चों, अगर रट्टा मारा तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे। आपको लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। ओके, तो हमें ये याद रखना है दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी दैट इज supplied. All right, now let us see that what are the assumptions of the law of supply. Okay, assumptions वो होते हैं जो कोई भी इकोनॉमिस्ट यहाँ पे assume करता है और उसी के बाद ये जो लॉ है that will hold true. Okay, तो क्या assumptions है, let us see. assumptions याद रखने के लिए बच्चों मैंने ये शॉर्ट कोड आपके लिए बनाया हुआ है, that is PPT, got and cow. So let us see one by one. P stands for prices. So let us see, यहाँ पे आपका है point number 6. Prices of other goods remains constant. Prices of other goods are assumed to remain constant. If they change, law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other products. मतलब जाहिर सी बात है, अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज होते हैं तो एज अ प्रोड्यूसर मेरा सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज जैसे मार्केट चेंज होगा तो आई हैव टू चेंज, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट, राइट। सो इसलिए पहला अजम्पशन हमारा ये है दैट जो प्राइसेस है दूसरे गुड्स के वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, पीपीटी, दूसरा पी स्टैंड करता है फॉर प्राइस एक्सपेक्टेशन। तो यहां पे है आपका पॉइंट नंबर 7, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। The law also assumes that sellers do not expect future prices to change. मतलब अगर यहाँ पे फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं ऐसे मुझे लग रहा है तो ऑब्वियसली मेरा अभी का सप्लाई कम हो जाएगा, और मुझे लग रहा है दैट फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो मैं अभी बहुत सारा सप्लाई कर दूंगी, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे सेकंड असम्पशन हमारा ये है दैट बाबा देयर इज नो एक्सपेक्टेशन व्हाटसोएवर अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में भी प्राइसेस वही रहेंगे जो आज है। Okay, so that will not impact my supply. तो prices of other goods and prices in the future, इसके बारे में भी everything is constant. Alright, PPT, T stands for technique of production. यहाँ पे है हमारा second point, constant technique of production. It is assumed that technique of production does not change. Improved technique of production may lead to an increase in the production and this in turn may lead to an increase in the supply at the same price. इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्राइस है इन द मार्केट दैट इज 10 रुपीज पर केजी ऑफ आर कमोडिटी। ओके, अब इस प्राइस पे हमारी जो गिवन टेक्नोलॉजी है उसके वजह से मेरा जो सप्लाई है वो 1000 केजीज है मेरी गिवन टेक्नोलॉजी पे। लेकिन अगर मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो जाहिर है मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आई विल बी एबल टू सप्लाई मोर। तो प्राइस चेंज नहीं हुई है, लेकिन बिकॉज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई मैं अभी 1200 केजीज सप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे assumption ये है दैट टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई है, बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपका सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एज्यूम किया गया है इस लॉ के लिए दैट बाबा टेक्नोलॉजी में भी कोई भी चेंज नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। ओके, सो हमारा थर्ड assumption है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, पीपीटी। अभी फोर्थ है गॉट, GO stands for गवर्नमेंट पॉलिसी। लेट अस रीड, यहाँ पे है हमारा पॉइंट नंबर 4, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। It is assumed that government policies like taxation, trade, etc. remain unchanged. Because as we know, अगर favorable government policy है तो even at given prices हमारा supply अच्छा हो जाएगा, और अगर unfavorable है तो even though prices have remained unchanged हमारा supply impact हो जाएगा। So government policies हम assume करते हैं that वो भी constant है for this particular law to hold true. Okay? तो यहाँ पे बच्चों जब भी हम assumptions देखते हैं तो generally assumptions ऐसे होते हैं that there is no change or this particular thing is constant. Okay, so no change or constant are the words that we are going to use for assumptions. All right, अब हमारा next assumption है got. So T stands for transportation cost. Again transport cost से हमारा cost of production change होगा, cost of production बढ़ जाएगा तो obviously supply
अफेक्ट होगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगेन नो चेंज, ओके, नो चेंज या कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं यहाँ पे। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, better transport facility will increase the supply at the same price। अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं दैट जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वही फ्यूचर में भी रहेगी। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज इन द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा है पीपीटी और गॉट। हमारा नेक्स्ट असम्पशन है cow। CO stands for cost of production। Okay, let us see हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे cost of production, वो भी constant होना चाहिए। It is assumed that there is no change in the cost of production। A change in the cost of production will affect the profits of the seller। Therefore, less quantity will be supplied at the same price। Now let us assume कि cost of production मेरा अभी है ₹1 per kg। ओके, और प्राइस हैज रिमेन अनचेंज्ड। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस पे मैं 1000 kgs सप्लाई कर पा रही हूँ। ओके, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डबल हो जाता है, से 2 पर kg है, तो जाहिर सी बात है बिकॉज कॉस्ट इतनी बढ़ गई तो मैं जो प्रोड्यूस कर पाऊंगी वो कम हो जाएगा, और अगर प्रोड्यूस कम हुआ तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 kgs। ऑलराइट, इसका मतलब दो प्राइस हैज रिमेन अनचेंज्ड, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो सप्लाई अफेक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि बाबा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, एंड हमारा लास्ट है W, which stands for weather conditions। आपका यहाँ पे है पॉइंट नंबर 3, no change in weather conditions। It is assumed that there is no change in weather conditions। Natural calamities, floods, earthquakes, etc. may decrease the supply। Now this is very very logical। हम देखते हैं जब बहुत floods आ जाते हैं तो कैसे हमारा जो produce है वो affect हो जाता है। And even though the prices have remained unchanged, because production कम है, supply कम हो जाएगा। Okay? इसलिए यहाँ पे हमने assume किया है बाबा safe side, no natural calamities। तो जब भी हम assumptions देखते हैं बच्चों, हम ये words यहाँ पे use करते हैं that these particular factors में there is no change और they are constant। okay, तो वो कौन से हैं? Let us quickly revise। PPT, got and cow। P stands for prices and P stands for price expectation। T stands for technique of production। got, GO stands for government policy and T stands for transportation costs। cow, CO stands for cost of production and W stands for weather conditions। Please ensure that आप इस तरह से शॉर्ट कोड्स याद रखिए बच्चों, बिकॉज एग्जाम में रिकॉलिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक assumptions आपको अच्छी से समझ गए हैं बच्चों। अगर assumptions समझ गए हैं तो what are you waiting for? Don't forget to hit that like button और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एक्सप्लेनेशन। क्या दिया गया है देखिए, Law of supply is explained with the help of the following schedule and diagram। तो यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है, price of commodity x in rupees and supply in kgs। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बच्चों, when price is 10, supply is 100। जब प्राइस थोड़ी बढ़ गई, 10 से 20 हो गई, सप्लाई भी बढ़ गया, 100 से 200 हो गया। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता चला गया, और जब प्राइस हाईएस्ट है 50 तो सप्लाई भी हाईएस्ट है 500। राइट, सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। टेबल 4.3 explains the direct relationship between price and quantity of a commodity supplied। When price rises from 10 to 20, 30, 40 and 50, supply also rises to 100, 200, 300, 400 and 500 respectively। It means when price rises, supply rises, and when price falls, supply also falls। Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied।
ओके तो बहुत बार आप यही चीज रिपीट करोगे बच्चों आपके लॉ में, दैट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है सप्लाई कम हो रहा है, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके अभी सप्लाई कर्व देख लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे है और प्राइस हमारा वाई एक्सिस पे है। जैसे जैसे इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे बच्चों, एंड इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें हमारा सप्लाई कर्व यहाँ पे मिल जाता है। ओके सो इन द फिगर 4.4, x axis represents quantity supplied and y axis represents price. Supply curve SS slopes upwards from left to right, which has a positive slope. It indicates a direct relationship between price and quantity supplied. यही हमने देखा था जब इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखा था, राइट? तो यही वहां पे भी बोला था हमने दैट जो सप्लाई कर्व है दैट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स from left to right, which indicates a direct relationship between price and quantity supplied. तो क्या आपको यहां तक समझ गया बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई? यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देखा और हमने एक्सप्लेन किया है लॉ विद द हेल्प ऑफ tabulary presentation as well as this graph, and obviously we have given the assumptions to the law of supply. Alright, next lecture में बच्चों हम देखने वाले हैं what are the exceptions to this law. Okay, अगर यहाँ तक lectures अच्छे लग रहे हैं, don't forget to share with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.